इंडियन टीम के कैप्टन बनने के बाद से अजहर में बदलाव आने लगे। वह इंसान जो केवल हेल्थ और स्पोर्ट्स मैगजीन खरीदता था, वह अचानक से फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाने लगा था। खासकर यह बदलाव तब से आने लगे जब से उन्होंने संगीता बिजलानी नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ एक एड के लिए मॉडलिंग की थी। अचानक ग्लैमर की चाहत ने उनके वैल्यू सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसकी वजह से उसने अपने सभी दोस्तों को भी खो दिया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन को फरवरी 1990 में जब इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया, उस वक्त इंडियन टीम को एक ऐसे कमांडर की ज़रूरत थी जो बुझी हुई टीम की मशाल को एक चिंगारी दिखा सके। उस वक्त अजहर नॉन कंट्रोवर्शियल और सिंपल इंसान थे, जिन्हें उस वक्त के सिलेक्शन कमेटी के चीफ राज सिंह डूंगरपुर ने यह पोस्ट दिलाई थी, क्योंकि डूंगरपुर का मानना था अजहर एक ऐसे इंसान हैं जो क्रिकेट में विश्वास करता है, फालतू चीज़ों में नहीं। लेकिन साल 2000 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की मैच फिक्सिंग रिपोर्ट के बाद अजहर एक नेशनल विलेन बन गए और एक हीरो बिल्कुल गलत साबित हो गया था। वह अजहर कहाँ हैं जो इंडियन टीम की जीत के लिए जान लड़ा देता था, जो अपनी कलाइयों से ऐसे स्ट्रोक लगाता जिससे विरोधी टीम के पसीने छूट जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे असली अजहर हमेशा के लिए कहीं खो गया था। Now Azharuddin goes up to receive the Hero Cup. Mohammed Azharuddin, the award for the man of the series. He's been easily the highest run scorer. जिस प्लेयर ने इंडियन क्रिकेट को एक के बाद एक कामयाबी दिलाकर जीत की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसने ही इंडियन टीम को सबसे डरावनी संकट में डाल दिया। और उसके बाद अजहर ने अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर का सामना किया था। अजहर ने अपना ज़्यादातर समय अपने सबसे अच्छे दोस्त उपेंद्र नाथ के साथ बिताया था। उप्पी ने बताया कि अजहर के साथ मेरा जुड़ाव उन दिनों से है जब वह इंडियन स्टेट बैंक में क्लर्क था और सैलरी के रूप में उनको सिर्फ 800 रुपये मिलते थे। मैं उसे 1981 से जानता हूँ, जब हम साइकिल से मैदान जाते थे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अजहर की ज़िंदगी उस वक्त क्रिकेट, नमाज और अपने घर के आसपास ही घूमती थी। चाहे क्रिकेट हिस्ट्री में डेब्यू पर लगातार 3 टेस्ट शतक बनाकर वर्ल्ड के वन एंड ओनली बैट्समैन बनने के बाद उन्होंने स्टारडम हासिल कर लिया, फिर भी वह एकदम सिंपल इंसान थे। उन्होंने अपने पांव ज़मीन पर ही रखे, कभी भी घमंड नहीं किया था। अजहर के कज़न ब्रदर सैमुद्दीन साजिद का कहना था, उस महिला के लालच ने एक रत्न को खलनायक में बदल दिया। अजहर भाई इतना कमा रहे थे, फिर उन्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? इंडियन क्रिकेटर वेंकटपति राजू ने अजहर के बारे में बताया, मैंने देखा कि 1995 के बाद अजहर की लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आया था। ग्लैमर से इम्प्रेस्ड होकर अज्जू ने लगातार बम्बई जाना शुरू कर दिया था। जो आदमी आमतौर पर रात 9 बजे अपने रूम में चला जाया करता था, वह आधी रात के बाद भी पार्टियों में रहने लगा था। 1996 आते-आते अब अजहर की फैमिली प्रॉब्लम्स उनके खेल पर भारी पड़ने लगी। उस वक्त इंग्लैंड टूर पर मिली हार के बाद उनको हटाकर यंगस्टर तेंदुलकर को इंडियन टीम का नया कैप्टन बनाया गया था। उस वक्त के नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चीफ गुंडप्पा विश्वनाथ ने साफ कहा था कि अजहर को हटाने के फैसले में सिद्धू कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिद्धू मामले पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अजहर की कोई गलती नहीं थी। वह कुछ टाइम से कैप्टन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार फेल हो रहे हैं, इसलिए हमने बदलाव किया। फॉर्मर इंडियन प्लेयर और हैदराबाद टीम के कोच अरशद अय्यूब का मानना था कि अजहर हमेशा भोला रहा था, उसको बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता था। अजहर अपने करियर की शुरुआत में रवि शास्त्री से बहुत डरते थे। जिस तरह से शास्त्री ने आगे बढ़कर बिहेव किया, उसके बाद वह शास्त्री के साथ कॉमन मैन की तरह रहने लगे थे। अजहर के सबसे करीबी दोस्त और आंध्र प्रदेश के फॉर्मर कैप्टन चामुंडेश्वर नाथ ने कहा, संगीता के साथ रिश्ते में आने के बाद मैं अजहर से अलग हो गया। नौरीन को तलाक देना अज्जू की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे पूछा भी था कि वह नौरीन को बेदखल करने का सपना कैसे देख सकता है, लेकिन वह नहीं झुका। उसने कहा कि मेरे फैमिली मैटर में दखल मत दो। आपको बताते चलें कि जो लोग अजहर को जानते थे, उनका दावा था कि चामुंडेश्वर नाथ ने ही उन्हें बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया से रूबरू कराया था। जबकि चामुंडी इससे इनकार करते और कहते, मुझे पता है लोग सोचते हैं कि मैं एक दलाल हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अजहर कोई बच्चा नहीं है जो मैंने उसको गलत करने के लिए उकसाया था। अगर मैं उसको गलत करने के लिए उकसाता तो फिर मैं नौरीन के करीब कैसे रहता? मैं शायद हैदराबाद का अकेला ऐसा इंसान हूँ जो नौरीन की दूसरी शादी में गया था। वह मेरे लिए एक बहन की तरह है। आपको बता दें कि अजहर से तलाक के 5 साल बाद नौरीन ने अपनी मां के दबाव में आकर दोबारा शादी कर ली।
उन्होंने एक कैनेडियन रियल एस्टेट बिजनेसमैन से शादी की थी। अजहर से अगर कोई रुपये मांगता था तो वह बिना उस बंदे के बैकग्राउंड को जाने 10-15 हज़ार रुपये ऐसे ही दे देता था। अजहर के दोस्त उपेंद्र नाथ ने कहा, अजहर ने कई मुसलमानों को दरियादिली दिखाते हुए हज के लिए भी भेजा था। अज्जू के पिता उसे बताते कि मदद मांगने वाले लोग सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर भी अजहर कहता कि आप फिक्र मत करो कि अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया है, जिसके बदले में मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन यही अजहर संगीता के साथ अफेयर चलने के बाद बहुत बदल गए थे। अजहर के पहले स्कूल ऑल सेंट हाई स्कूल में साल के सबसे अच्छे प्लेयर को मोहम्मद अजहरुद्दीन स्कॉलरशिप दी जाती थी। उनके स्कूल फ्रेंड भाई चाको का कहना था, अजहर ने किसी और तरीके से स्कूल की मदद नहीं की। स्कूल के कोच क्रिकेट क्लब के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए अजहर का पीछा कर रहा है। अज्जू बार बार केवल वादे ही किए जा रहा है, कोई ठोस मदद नहीं दे रहा है। अजहर एक ऐसा बेटा था जिसे हर माँ चाहती थी। वह आज्ञाकारी और अनुशासित भी थे। वह अपने पेरेंट्स के लिए ब्लैंक चेक जारी करते थे। उनके एक मोहल्ले के दोस्त ने कहा, हमने जो कुछ भी मांगा अजहर ने हमें दिया था। लेकिन 1995 के बाद अजहर प्रेस की ओर झुकने लगा और ज़्यादा अहंकारी और लालची हो गया था। अजहर का जीवन हमेशा के लिए तब बदल गया जब साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोनियन ने किंग कमीशन के सामने खुलासा किया कि इस इंडियन क्रिकेटर ने उन्हें बुक्की एम.के. गुप्ता से मिलवाया था। अजहर के क्रिकेट गुरु भाई जोसेफ ने न्यूज़पेपर में सीबीआई रिपोर्ट के बारे में पढ़ा तो वे सदमे में रह गए। उनका मानना था कि अजहर अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकतें काम न कर रही हों। अजहर के एक कमर्शियल हेल्पर का कहना था कि 2000 में सीबीआई रिपोर्ट आने के बाद अजहर अपने ही घर और शहर में एक कैदी हो गया था। कुछ समय पहले अजहर नमाज पढ़ने में लापरवाह हो गया और यहाँ तक कि वह जुम्मा की प्रेयर से भी चूक जाता था। सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद अजहर के दोस्त उपेंद्र नाथ उनसे मिलने उनके घर पर गए थे। तब अज्जू ने उप्पी को बताया कि कुछ नहीं किया मैं, सब ठीक हो जाएगा। उप्पी और अज्जू ने उस दिन फर्श पर बैठकर डिनर किया। तब अज्जू ने कहा, उप्पी यार, अपनी वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, साइकिल वाली, बहुत याद आती है। हमारी पुरानी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी जब हम साइकिल चलाने जाते थे। मुझे उन पलों की बहुत याद आती है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। हालांकि साल 2012 में कोर्ट ने अजहर को बरी कर दिया था, लेकिन उन पर जो दाग लगा था उसके निशान शायद अभी भी बाकी हैं। फ्रेंड्स, अज्जू बाबा की लाइफ और मैच फिक्सिंग के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपके क्रिकेट नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी अज्जू बाबा की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।